अब बात करते हैं आज की लीड स्टोरी की। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई इलाके बाढ़ से इस वक्त बेहाल है और जिंदगी बाढ़ के बीच फंस कर रह गई है। गाजीपुर में इसी बाढ़ की चपेट में आई एक नाव पानी में पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग लापता हैं। नाव जिस वक्त पानी में डूब रही थी उस वक्त किनारे खड़े एक शख्स ने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। हालांकि अब तक इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक नाव 17 सवार। जान बचाने के लिए दांव पर जिंदगी और डूब गई नाव। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोग पुकार लगाते रहे कि बचा लो। किनारे पर खड़े लोग उनकी मदद को दौड़े भी, लेकिन देखते ही देखते नाव ने जल समाधि ले ली। गाजीपुर का अठहठा गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए प्रशासन ने आने जाने के लिए नाव का इंतजाम किया था, लेकिन यही नाव कई लोगों के लिए काल साबित हुई। नाव जब गांव के दूसरे छोर से चली तो उसमें 17 लोग सवार थे। नाव का संतुलन ना बिगड़े इसके लिए ज्यादा वजन वाले 2 लोगों को नाव के अगले हिस्से में बैठाया गया था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। लोगों को डूबने का डर सताने लगा। घबराकर आगे बैठे ज्यादा वजन वाले दोनों लोग पानी में कूद गए। इन दोनों लोगों के कूदने से नाव में पानी भरने लगा और अपनी जान बचाने के लिए नाव पर सवार बाकी लोग भी पानी में कूदने लगे। लोगों की चीख पुकार सुनकर किनारे खड़े लोग भी मदद के लिए दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए पहुंचते, नाव 20 से 25 फीट गहरे पानी में डूब गई। उसमें 3-4 आदमी अभी पानी में है, अंदर बैठ गए हैं। 5-6 आदमी भगाड़ा गया आईसीयू में है। अभी कोई गारंटी नहीं कि जिएंगे बचेंगे कि उसमें। स्थानीय लोगों ने ज्यादातर लोगों को बचा लिया, लेकिन 2 लोगों को हादसे में जान गंवानी पड़ी। 5 लोग अब तक लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। इस घटना के वायरल वीडियो की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने कबड्डी के कई इंटरनेशनल मैचेस देखे होंगे, प्रोफेशनल कबड्डी की लीग भी देखी होगी, लेकिन कबड्डी का एक अनोखा मैच और खिलाड़ियों का अलग अंदाज ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मैच में खिलाड़ी साड़ी और लहंगा ओढ़नी में मैदान में उतरी। दिलचस्प बात यह रही कि कभी मां और बेटी मुकाबला करती दिखी तो कभी चाची अपनी भतीजी पर भारी नजर आई। कबड्डी कबड्डी की ताल ठोक रही कोई खिलाड़ी साड़ी में दिख रही है तो कोई लहंगा ओढ़नी में विरोधियों को पटकने का दांव लगा रही है, जिनको अपने घरेलू कामकाज से भी बहुत कम समय मिल पाता है। घूंघट की आड़ से ये न सिर्फ अपने विरोधियों का दीदार कर रही हैं, बल्कि उनकी हर चाल पर नजर भी रख रही हैं। मौका राजस्थान के दौसा के ग्रामीण ओलंपिक खेलों का है और हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कबड्डी मुकाबले में एक तरफ तो घरेलू महिलाओं की टीम थी, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें टक्कर देने के लिए उन्हीं के बच्चे मौजूद थे, जिनको अपने घरेलू कामकाज से भी बहुत कम समय मिल पाता है। इन बच्चियों से मुकाबला करने के लिए मम्मी और आंटी खड़ी थी। मैच में कभी भतीजी अपनी चाची को टांग पकड़कर कंट्रोल करती दिखी, तो कभी बेटी ने अपनी मम्मी को पाली देने से रोका। इस दिलचस्प मुकाबले में हौसला अफजाई करने के लिए दर्शकों के बीच कलेक्टर खुद मौजूद रहे। राजस्थान के अलग अलग जिलों में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जोश बढ़ाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। 2 दिन पहले जोधपुर में भी एक अनोखा कबड्डी मुकाबला देखने को मिला था।
इस मुकाबले में बुजुर्ग खिलाड़ी अनोखे अंदाज में अपने विरोधियों को पटखनी देते नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एजेंडा इंडिया का में अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कुछ विदेश से जुड़ी खबरों का। स्पेन के कैटालोनिया में ओलों की बारिश ने जमकर आफत बरसाई। 20 साल बाद यहां सबसे भीषण हेल स्टॉर्म देखने को मिला। इससे एक बच्चे की मौत भी हो गई और शहर पर जो ओले बरसे उनमें से कई का आकार 10 सेंटीमीटर जितना था। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आसमान से बर्फीली आफत कैसे बरसी है। स्पेन के कैटालोनिया के ला बिस्बुल डी एम्पार्डा में रहने वाले लोगों के लिए ओलों की ये बरसात डराने वाली थी। सिर्फ 10 मिनट में बर्फीले तूफान ने शहर में तबाही मचा दी। बड़े आकार के ओले बरसने से कई लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्चे को जान गंवानी पड़ी। ओलों की इस बारिश ने घरों की छतों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से बिजली के तार भी टूट गए। कैटालोनिया की मौसम सेवा के मुताबिक तूफानी अंदाज में बरसे इन ओलों का आकार 10 सेंटीमीटर तक रहा। ये ओले सामान्य से बेहद बड़े आकार के थे। मौसम सेवा के मुताबिक पिछले 2 दशक में इतने बड़े आकार के ओले पहले कभी नहीं बरसे। हालांकि बिस्बल डी एम्पार्डा शहर के लोगों की ये मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। ओलों की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, रंगों का त्योहार होली तो हर भारतीय को पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेन में टमाटर की होली खेली जाती है? अगर नहीं तो हम आपको स्पेन के बुनोल शहर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग इस शहर में रंगों से नहीं बल्कि टमाटर से होली खेलते हैं। 2 साल बाद यहां टोमाटीना फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और इस बार 130 टन टमाटर का इस्तेमाल किया गया। की सड़कों पर टमाटर युद्ध। 2 साल बाद टमाटर से होली। स्पेन के बुन्योल शहर की सड़कों पर हर तरफ लाल रंग और टमाटर ही नजर आ रहे हैं। आखिरकार टोमेटिनो फेस्टिवल जो चल रहा है। 20,000 से ज्यादा लोग एक दूसरे को टमाटर से निशाना बना रहे हैं। कोविड की वजह से लोगों को 2 साल तक इस टमाटर युद्ध का मौका नहीं मिला, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद अब टोमेटिनो फेस्टिवल में लोग टमाटर से होली खेलने का मौका नहीं छोड़ रहे। दुनिया भर से 20,000 लोगों ने टोमेटिनो फेस्टिवल में रजिस्ट्रेशन कराया। इस फेस्टिवल में शामिल होने की टिकट $12 रखी गई है। दोपहर होते होते बुन्योल शहर की सड़कों को बंद कर दिया गया। फिर क्या था, देखते ही देखते मौज मस्ती करने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया और करीब 1 घंटे तक लगातार एक दूसरे पर टमाटर बरसाए। टोमेटिनो फेस्टिवल की शुरुआत 1945 में हुई थी। इस फेस्टिवल का नाता बुन्योल में बच्चों के बीच हुई एक फाइट से जुड़ा है। बच्चे खेल खेल में एक दूसरे पर टमाटर फेंकते, धीरे धीरे उनका ये खेल फेस्टिवल में तब्दील हो गया। टोमेटिनो फेस्टिवल की लोकप्रियता ने 80 के दशक में इस फेस्टिवल को इंटरनेशनल प्रोग्राम में बदल दिया। अब दुनिया भर से लोग इस टमाटर की होली का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बंदर है, सारे राज जानता है। किसे किसका नशा है, किसे किसकी लत है। कहां व्हाइट हॉर्स दौड़ेगा तो कहां गैंगस्टर छिपेगा।
ये बंदर जब भी कुलाची मारता है, एक नया नशा नए नाम से जन्म लेता है। मुंबई ही नहीं, देश है इस बंदर की नजर में। उसे पकड़ने के लिए शुरू होता है अब ऑपरेशन बंदर। क्या आपको पता है कि साल 2007 में देश में करीब 2 करोड़ लोग ड्रग्स लेते थे? क्या आपको ये पता है कि ड्रग्स लेने वालों की तादाद 15 साल में 5 गुना बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई है? आज हम तेजी से बढ़ते ड्रग्स के इसी काले कारोबार पर सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज हम ऑपरेशन बंदर के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे ड्रग्स माफिया अपना गेम प्लान बदलकर जांच एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, ये बंदर है, लेकिन ड्रग्स माफियाओं ने इस बंदर को भी अपने डर्टी गेम में शामिल कर लिया है। ड्रग्स तस्कर प्रतिबंधित ड्रग्स माफियाओं के लिए मंकी यानी बंदर को कोडवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हर ड्रग्स के लिए अलग अलग कोडवर्ड बनाए गए हैं, पुराने कोडवर्ड बदल दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन नए कोडवर्ड्स का आखिर पता कैसे चला? जांच एजेंसीज ने कैसे इन ड्रग्स रैकेट से जुड़े कोडवर्ड्स को क्रैक किया? जानने के लिए आप भी देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीर गुजरात के अंकलेश्वर में मौजूद उस ड्रग्स फैक्ट्री की है, जहां से नशे का सामान देश के दूसरे हिस्सों तक पार्सल किया जाता था। तो बोरों में बंद 513 किलोग्राम वजनी इस ड्रग्स की बाजार कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन गुजरात एटीएस और मुंबई नारकोटिक्स सेल ने इस जहरीले कारोबार का भंडा फोड़कर ड्रग्स माफियाओं को गहरी चोट पहुंचाई। उनकी ड्रग्स फैक्ट्री पर दबिश देकर नशे का सामान जब्त कर लिया। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। एक पहेली थी जिसे मुंबई नारकोटिक्स सेल को सुलझाना था। कुछ कोड वर्ड थे जिन्हें डिकोड करने थे, और वो कोड वर्ड कैसे डिकोड हुए उसकी कहानी आपको बताएंगे जी न्यूज संवाददाता राकेश त्रिवेदी। पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के बीच सांठगांठ को उजागर किया था, तब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुलप्रीत समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम सामने आया था, जिनसे एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ भी की थी। उसी दौरान ड्रग्स माफियाओं के कई सारे कोडवर्ड्स को जांच एजेंसियों ने डिकोड भी किया था, लेकिन ड्रग्स माफियाओं ने पकड़े जाने के डर से सारे कोडवर्ड्स बदल दिए। कोरोना वायरस महामारी के बाद से ही ड्रग्स सप्लायर, ड्रग्स पेडलर और ग्राहकों ने एनसीबी और दूसरी एजेंसियों को चकमा देने के लिए नए नए तरीके इजाद किए हैं। ड्रग पेडलर्स ड्रग्स की शिपमेंट के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही कुरियर के जरिए बेनामी पार्सल भेजते हैं। खरीदार डार्कनेट के जरिए ऑनलाइन ड्रग्स का ऑर्डर देते हैं और उन्हें बेनामी पार्सल के जरिए इसकी सप्लाई की जाती है। यही नहीं, एजेंसियां ड्रग्स तस्करों और उनके रैकेट तक ना पहुंच पाए, इसके लिए उन्होंने पुराने कोड वर्ड भी बदल दिए हैं। पहले ड्रग्स के नाम बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सितारों के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन अब लगभग सभी नाम बदल दिए गए। मसलन ड्रग्स माफिया ने सबसे चर्चित ड्रग मेफेड्रोन का नाम बदलकर स्पेशल डायमंड कर दिया है, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसके पहले मेफेड्रोन को मस्तानी कहा जाता था। इसी तरह कोकेन ड्रग्स का नया कोड वर्ड चार्ली, जबकि पहले ड्रग्स की दुनिया में इसे दीवानी कहा जाता था। हेरोइन का नया नाम भी व्हाइट हॉर्स कर दिया गया है, जबकि इस ड्रग को पहले बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका के नाम से जाना जाता था।
वहीं MDMA ड्रग का पुराना नाम कैटरीना था, जिसका नया कोड वर्ड डिस्को बिस्किट रख दिया गया। केटामाइन का भी पुराना नाम अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के नाम था, जिसे अब आलिया के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा LSD का पुराना कोड सोनाक्षी सिन्हा था, जिसे अब ब्लू हेवन कर दिया गया है। जबकि कुछ समय पहले तक विराट कोहली के नाम से जिस मॉर्फिन ड्रग्स को जाना जाता था, उसे बदलकर अब मंकी कर दिया गया। बहुत सी बार ये चीज सामने आती है कि ड्रग सप्लायर्स, ड्रग पेडलर्स या फिर कस्टमर्स की लेवल पे एक दूसरे में कम्युनिकेशन करते वक्त अलग अलग कोड वर्ड्स का यूज किया जाता है। पुलिस का ध्यान इन सभी चीजों पे रहता है कि अभी मार्केट में कौन से कोड वर्ड्स चल रहे हैं। इन कोड वर्ड्स को हम क्रैक करते हैं और उसके बेसिस पे ही कई बार कार्रवाई की जाती है। मुंबई से लेकर लखनऊ तक ड्रग पेडलर्स और खरीदारों के बीच नशे के सामान के लिए अलग अलग कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं मेफेड्रोन के लिए स्पेशल डायमंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं म्याऊ म्याऊ यानी बिल्ली का, कहीं MDMA के लिए डिस्को बिस्किट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं पीस शब्द का। जगह अलग, कोड वर्ड अलग। वैसे तो समय समय पर ड्रग्स के काले कारोबार से जुड़े माफिया पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए ड्रग्स के कोड नेम्स बदलते रहते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की एक टीम हमेशा ही इन कोडवर्ड्स को डिकोड करने में लगी रहती है और इसी वजह से कई बार ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट भी पकड़े जाते हैं। हालांकि कई बार पुलिस को इन कोड वर्ड्स को समझने में देरी होती है, जिसकी वजह से ड्रग्स माफिया पुलिस की पकड़ में नहीं आते। ऐसे में जांच एजेंसियां कोड वर्ड्स को डिकोड करने की कला को और बेहतर बनाने में जुटी हैं। एथिकल हैकर और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। यही नहीं, डीलर और खरीदार के इस्तेमाल किए जाने वाले कोड्स को क्रैक कर उन्हें पकड़ने के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ राकेश द्विवेदी, जी मीडिया। इन्हीं ड्रग्स माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अब एजेंसीज काफी सक्रिय हो गई हैं। डार्क नेट से लेकर ओपन मार्केट में नशे का कारोबार कर रहे लोगों की पहचान की जा रही है और इसी का नतीजा है कि एनसीबी ने साल 2020 में हेरोइन और कोकेन समेत ड्रग्स की 412 खेप पकड़ी थी। वहीं अगर बात की जाए इस साल की यानी 2022 के शुरुआती 5 महीनों की, तो ये आंकड़ा 245 तक पहुंच गया। एनसीबी ने 2021 में ड्रग्स के 300 पार्सल जब्त किए थे, जबकि 2019 में इसकी संख्या 60 थी। एनसीबी ने साल 2021 में ड्रग्स से जुड़े 684 केस भी दर्ज किए थे। एनसीबी के मुताबिक अप्रैल 2021 से जून 2022 तक 26,000 करोड़ रुपए की 3800 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। बात करते हैं भारी बारिश की और कई बांधों से इसके चलते पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। राज्य के कम से कम 22 जिलों के 2 लाख से अधिक लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। गाजीपुर से वाराणसी तक गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल है वाराणसी के 80 घाट का। इसी घाट से देखिए जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नदी डूब गया, बर्बाद हो गए। बेकाबू लहर उत्तर प्रदेश में कहर। वाराणसी से गाजीपुर तक सैलाब का सितम। बाढ़ के आगे बेबस जिंदगी। 22 जिले, 1100 से ज्यादा गांवों में आफत की बारिश। गंगा, गोमती, वरुणा में उफनती लहरों की वजह से यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खासकर पूर्वांचल का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज और गाजीपुर में बिगड़ते हालात की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर वाराणसी बाढ़ के बिगड़े हालात की मार हर रोज झेल रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से बलिया के कई गांव पानी से घिर गए हैं। वाराणसी का 80 घाट इन दिनों पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। घाटों पर बने मंदिर
गंगा नदी की पानी में पूरी तरह से जलमग्न हैं और इस घाट से सटे 80 मोहल्ले के घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर चुका है। लिहाजा घाट और उससे सटे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर की पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। पूरी तरह से जलमग्न इस इलाके में जी मीडिया की टीम एक नाव के जरिए पहुंची। बनारस के सामने घाट कॉलोनी है और उस कॉलोनी का ये जो पूरा हिस्सा है आखिरी छोर है गंगा जी के किनारे। हम उस आखिरी छोर तक पहुंचे हैं इस नाव से, जहां ये इस वक्त स्थिति देखिए। ये पूरा हिस्सा मेरे इस मोहल्ले का जो एक मकान आप दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है, निचला तल्ला, वो पूरा डूब चुका है। कई इलाकों में लोग घरों में करीब 1 हफ्तों से फंसे हुए हैं। ना घर से बाहर जा पा रहे हैं और ना ही बिजली है और खाने के सामान की भी दिक्कत शुरू हो गई है। जी हफ्ता दिन से रास्ता ब्लॉक हो गया। बिजली है? नहीं। बिजली हफ्ते भर से बिजली भी नहीं है? नहीं, बिजली तीन दिन से कटी हुई है। आज चौथा दिन है। बच्चे भी घर पे ही हैं? जी, स्कूल भी, क्लास भी बंद है। हाँ। जो है कैसे जाएंगे बच्चे। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नाविकों के कारोबार पर असर पड़ा है, जो पिछले 2 हफ्तों से गंगा जी के जलस्तर के घटने का इंतजार कर रहे हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा है। यहाँ के घर डूब गए हैं और उसके घर भी डूब गए। उसके बाद कोई कर कमाई यहाँ नहीं है। यहाँ जो मान लीजिए सब दिन एक नाविक रहता है मेदी सहानी, उसके लिए भी यहाँ कोई मतलब सुविधा कोई अतुआ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है आपके लिए? हाँ, इतना हम करते हैं कि मतलब उनको कुछ मिले चाहे ना मिले, हर लोग जो जैसे कहते हैं उस तरह मैं उनका सेवा करता हूँ। सेवा भाव से यहाँ पर है। जी। रोजगार की दिक्कत सिर्फ नाविकों को ही नहीं, सड़क किनारे लगने वाली दुकानों और बाजारों पर ताला लगने से छोटे मोटे कारोबारियों के लिए रोजमर्रा के खर्चे जुटाना मुश्किल हो गया है। रोजगार खत्म है, करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ दुकानें थी, सब्जी के ठेले लगाए जाने थे, सब कुछ खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। क्योंकि इस वक्त न तो यहाँ आने जाने के लिए सिर्फ एक सहारा है और वो भी इनकी नाव है जिसके सहारे लोग आ जा रहे हैं। वाराणसी में सदा से ही गंगा आरती का बहुत महत्व रहा है। हर रोज वाराणसी के अलग अलग घाटों पर होने वाली गंगा आरती को देखने सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। 80 घाट पर जो हलचल रहती है वो हलचल पूरी तरह से बंद है। अब 80 घाट पर जो पंडित पुजारी या जो पंडे लोग हैं, वो जो पूजा कराते हैं, जो अनुष्ठान कराते हैं, वो भी बंद है। क्योंकि यहाँ तक जो जजमान है, जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे 80 तो रहता नहीं है। 80 तो शाम के इस वक्त में पूरे 80 पे हलचल रहती है, चहल पहल रहती है। लेकिन जब आरती उरती बंद हो गया तो फिर कैसे? अच्छा, आरती वारती सब बंद हो गया है। प्रशासन सबको लिखित दे दिया है कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके ऊपर जिम्मेवारी होगा। हर रोज ये घाट हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरे रहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ सन्नाटा पसरा है। वाराणसी में गंगा उफान पर है तो संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से दोनों नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। बलिया के नौरंगा गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। यहां के नौरंगा गांव में पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। गांव वालों ने रस्सी बांधकर किसी तरह से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। यूपी के गाजीपुर में हालात खराब हैं। गाजीपुर में बाढ़ से हर जगह तबाही मची हुई है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 24 घंटे टीमें अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वाराणसी से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और अब आपको भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल दिखाते हैं, जहां बाढ़ ने देश के 1/3 हिस्से को अपनी चपेट में ले रखा है। माल मंडी में आ रहा है मगर कम आ रहा है, बहुत महंगा है। माल जितना कम आएगा इतना मंडी में शॉर्टेज होगा। बाढ़ से बर्बाद हुआ 1/3 पाकिस्तान। पहले आफत में जान, अब करे महंगाई परेशान।
50 रुपए किलो आलू है, 200 रुपए किलो प्याज है, 300 रुपए किलो टमाटर है। क्या खावे हम? एक टाइम खाते, 2 टाइम भूखे बेचारे सो जाते। पाकिस्तान की जनता बोली, अल्लाह अब तो करम करो। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के कई प्रांतों में हालात बेहद खराब हैं। इस समय करीब 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, ब्रिज टूट गए हैं, कई जिलों का संपर्क टूट गया है। लोगों को बिजली और पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए आफत इतनी ही नहीं है। बाढ़ के बाद अब पाकिस्तान के लोग कई मोर्चों पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बाढ़ से परेशान लोगों के लिए अब बीमारियां आफत लेकर आई हैं। पानी से होने वाली बीमारियां काफी बढ़ गई हैं। राहत शिविरों में रह रहे लोगों में डायरिया, आंखों का संक्रमण और त्वचा संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। इन बीमारियों से सबसे ज्यादा प्रभावित सिंध प्रांत है, जहां पिछले 24 घंटे में डायरिया के 90,000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। ये असां पानी आयो आहे, हिते सैलाब कयो आहे, हाणे असांजो जॻह इहो सभु भरिजी विया, हाणे किरण ते इहा तयारु आहिनि, असांजा सामान बि हिते फाथल आहिनि, हाणे सभु पुसी विया, ग़रीब आहियूं, असांजो मदद कयो। बाढ़ की वजह से गर्भवती महिलाओं की जिंदगी भी खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की कम से कम 6,50,000 गर्भवती महिलाओं को देखभाल की सख्त जरूरत है। इनमें से 73,000 से अधिक महिलाएं अगले महीने ही बच्चों को जन्म देने वाली हैं। बाढ़